हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप लोग? ठीक है, उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। ओके। और आज का आपका जो टॉपिक है नाइन्थ क्लास के अंदर वो है आपका सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो लास्ट 2 दिन से हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। अलग अलग टाइप के मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को कैसे बाहर निकालते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो बेटा सबके लिए ना एक तरीका अप्लाई नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइप का मिक्सचर, उसमें अलग अलग कंपोनेंट आपने मिक्स कर रखे हैं। सबका बिहेवियर अलग है, कोई वाटर सॉल्युबल है, कोई नहीं है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट लो है, किसी के पार्टिकल का साइज बड़ा है, किसी का छोटा है। सो मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उनका बिहेवियर बहुत अलग अलग होता है। तो कोई एक तरीका सबके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। सिंपल सी बात है, किसी कोई फिल्ट्रेशन से दूर हो रहा है तो किसी के लिए सब्लिमेशन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी कैटेगरी में आपका जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर है जिसको आपको सेपरेट करना है इज द टू मिसिबल लिक्विड्स। इससे पहले मैंने आपको इमिसिबल लिक्विड का भी समझाया था कि अगर आपके पास जैसे कैरोसिन ऑयल और वाटर, मस्टर्ड ऑयल और वाटर, इस टाइप का कोई मिक्सचर है तो वो दो लिक्विड तो घुलते ही नहीं है पानी में, ठीक है, या आपस में नहीं घुलते हैं। तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो बाय सेपरेटिंग फर्नल, समझा दिया था। अब हम उल्टा कर रहे हैं। अगर दो ऐसे लिक्विड जो आपस में एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छे से सॉल्युबल है, जिनको हम मिसिबल लिक्विड्स भी बोलते हैं, दैट आर वेरी यूं कह लीजिए ओपनली मिक्स विद अदर, किसी भी रेशो में आप मिला लीजिए बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, उनको अलग अलग आप कैसे करोगे? तो इसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसका नाम है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन भी कई टाइप का होता है, इवन इट इज ऑफ 4 टाइप्स, बट नाइन्थ के अकॉर्डिंग आप 2 ही टाइप पढ़ लीजिए। इसके आगे जो टाइप्स हैं वो आपको 11th में पढ़नी पड़ेंगी। कि डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है, क्या किस प्रिंसिपल पे काम करता है पढ़ेंगे, बट आपके सिलेबस में इसके 2 टाइप है, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, तो चलिए बात करते हैं डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस है। Distillation process is based upon the differences on the boiling point of 2 or more miscible liquids, ठीक है। तो ये इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि जो मिसिबल लिक्विड्स आपने ले रखे हैं, एटलीस्ट तो 2 होंगे ही होंगे बेटा, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट में अंतर जितना ज्यादा होगा ना, ये उतना ही बेटर आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। और डिस्टिलेशन जो है उसके अंदर हम करते क्या है कि हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे, ठीक है। और मिक्सचर में मान लीजिए जैसे 2 चीजें हैं, वन इज ए एंड वन इज बी, और ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 70 डिग्री सेल्सियस है और बी का मान लो 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें ए और बी 2 लिक्विड है जो आपस में बहुत अच्छे से घुलते हैं। मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया और मैं जो हीट कर रही हूँ ना वो मैं 40 डिग्री सेल्सियस से हीट करना शुरू कर रही हूँ। भाई मान लो मेरा फिलहाल कंडीशन ये है कि 40 डिग्री टेम्परेचर, मैंने हीट किया, 40 के बाद 50 आएगा, 60 आएगा, देन 70 आएगा। जैसे ही 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा, ए और बी में से किसके वेपर बनेंगे? भाई 70 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट तो ए का है, तो बॉइलिंग पॉइंट में तो ए के वेपर बनेंगे। अब ए के वेपर बनने शुरू हो जाएंगे। और आपको ये चीज फर्स्ट चैप्टर में क्लियर हो चुकी है कि जब एक लिक्विड उबलना स्टार्ट करता है तब से लेके और जब तक वो लिक्विड पूरा उबल के वेपोराइज नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। क्लियर है? ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसका कारण है, यू ऑल नो दैट इन फर्स्ट चैप्टर। तो जब तक मान लो तुम्हारे सॉल्यूशन में 10 ml तो ए है और 15 ml बी है, जब 70 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा तो उसके बाद ये जो 10 ml ए है इसके वेपर बढ़ने शुरू हो जाएंगे और मान लो कि 15 मिनट या 20 मिनट लगे जिसमें पूरे 10 ml ए के वेपर्स बन गए, तो तब तक आपका जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो वेपर्स बनेंगे आप इनको एक ट्यूब के थ्रू आगे जाके कलेक्ट कर लीजिए तो आपको वो ए मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, 70 के बाद 80, 85, 100, 110, फिर 120 आएगा, तो आप 120 वाले को बाहर निकाल लीजिए।
कोई तीसरा लिक्विड है उसको बाहर निकाल दी, चौथा है उसको बाहर निकाल लीजिए। अगर दो ही हैं तो दो में से जब एक बाहर निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो नीचे बचेगा वो क्या होगा, बी होगा। तो आपको इतना लंबा ताम झाम भी नहीं करना पड़ेगा अगर दो ही कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल ही होता है कि जिन लिक्विड्स को आप हीट कर रहे हो जो मिसिबल है उनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर ठीक ठाक होना चाहिए, ताकि आप उनको इस तरह से सेपरेट कर सके। हम उनको गर्म करते हैं ताकि उनके वेपर बन जाए। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा पहले उसके वेपर बढ़ेंगे, जब तक उसके सारे वेपर नहीं बढ़ जाते तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जिसका है अब उसके वेपर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा जब तक पूरे वेपर नहीं बन जाएंगे, और इस तरह से हम अलग अलग कंपोनेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने बोला डिस्टिलेशन में दो हैं आपके पास, सिंपल एंड फ्रैक्शनल। तो सिंपल में क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट का अंतर है ना वो 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपने दो ऐसे लिक्विड्स को मिक्स कर रखा है जिनके बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतर है, जैसे यहाँ था एक का 70 और एक का 120, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, बहुत है। मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस, या अगर आपने दोनों टेम्परेचर केल्विन में लिए हैं तो दोनों केल्विन में डिफरेंस 25 केल्विन। इससे ज्यादा अगर बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है तो आप ये टेक्निक यूज कर लो, दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन। अगर तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री से कम है फिर हम क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो दोनों टेक्निक्स में सिर्फ ये फर्क है, दोनों ही डिस्टिलेशन है, दोनों का प्रिंसिपल सेम ही है, पर दो लिक्विड या उससे ज्यादा के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का अंतर क्या है उस हिसाब से हम पता करते हैं कि आपको सिंपल यूज करना है कि फ्रैक्शनल। सिंपल टेक्निक है, उसमें कोई बहुत ज्यादा एडवांस मेथड यूज नहीं करते, एडवांस एपरेटस यूज नहीं करते। फ्रैक्शनल में हम एक एपरेटस और ऐड कर देते हैं सिंपल के अलावा, तो हमने इसको क्या बोल दिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्योंकि जो एक्स्ट्रा एपरेटस आप ऐड करोगे वो एक फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम होगा, तो अब इसका नाम पड़ गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं, एक एग्जांपल लेके कि एक्चुअली में हम कैसे कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे एक, मैंने पहले भी बोला था, मैं दोबारा कह रही हूं कि आप ना इन डायग्राम्स को बहुत ही नीट एंड क्लियरली अपनी कॉपी के अंदर ड्रॉ करेंगे विद स्केच और कलर पेन्स, जो भी आपको यूज करने, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज पेपर में डायग्राम से क्वेश्चन, और बिल्कुल क्वेश्चन में डायग्राम बनाने भी आ सकते हैं, परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो सिंपल डिस्टिलेशन, या इनको सेपरेट करके दिखाओ, तो वो सब आपसे पूछा जा सकता है। हमें क्या लेना है, सबसे पहले एक फ्लास्क है जो नीचे से थोड़ा राउंड होता है, गोल, इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। जिसके अंदर आप वो लिक्विड रखोगे, वो मिक्सचर रखोगे जिसको आपको गर्म करना है। तो एक फ्लास्क है, ऊपर से लंबी नेक है, नीचे से गोल है, इसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिक्विड रखा हुआ है, और जब हम एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हो किस किस का है बेटा, एसीटोन प्लस वाटर, मैंने दो चीजें मिक्स कर रखी हैं, पानी और एसीटोन। पानी तो आप जानते हो, एसीटोन क्या होता है, ये कंपाउंड है जो अभी आपने पढ़ा नहीं है, ऑर्गेनिक है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3। और अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे आपने घर में देखा होगा कि जो लेडीज नेल पेंट उतारने के लिए, नेल पॉलिश उतारने के लिए एक लिक्विड यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, उस लिक्विड में ज्यादातर एसीटोन होता है, या यूं समझ लो लिक्विड एसीटोन ही, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ बेटा, ठीक है, कि नेल पेंट उतारने के लिए जो लिक्विड हम यूज करते हैं वो एसीटोन होता है, जो बहुत जल्दी उड़ जाता है। अगर आप उसको ढककर ढीला छोड़ दिया तो जैसे डीजल पेट्रोल उड़ता है ना, ऐसे उड़ जाता है, ठीक है। तो मैंने दोनों चीजों को मिक्स किया है और अब आप इनको सेपरेट करना चाहते हो। डिस्टिलेशन फ्लास्क में दोनों चीजें ऐड कर दी, एसीटोन प्लस में वाटर, और इसके अंदर ऊपर से मैंने कॉर्क लगा रखा है, ये बंद है, खुला नहीं है, और इस कॉर्क के अंदर छेद करके मैंने थर्मामीटर को सेट कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर छेद करके एक थर्मामीटर है जिसको मैंने लगा दिया, क्योंकि मेरे को टेम्परेचर नोट करना पड़ेगा ना, ठीक है। इसकी रीडिंग्स है और मैंने एक थर्मामीटर यहाँ पे सेट कर दिया, ओके। आप इसको हीट करेंगे तो आप इसको जो स्टैंड है उससे बांध सकते हैं, जैसे एक स्टैंड होता है उसके अंदर यहाँ पे क्लिप होती है, उस क्लिप को आप इसकी गर्दन के चारों तरफ लगा सकते हैं, इसकी जो नेक है
तो आप इसको होल्ड कर लोगे, जैसे वो यूं होती है, इसकी गर्दन के बीच में लाके क्लिप को फिर आप पीछे से टाइट कर देते हो तो एकदम टाइट सा पकड़ के रखती है। ठीक है, इसको पकड़ लिया। उसके बाद हमने ट्राइपॉड स्टैंड लिया, वायर गॉस के ऊपर रख के हीट करेंगे। आपने एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया, ये हमने वायर गॉस ले रखी है, वो लोहे की जाली मेटल की बनी हुई, जिसके ऊपर रख के आपने नीचे बर्नर लिया और हमने उसको गर्म किया। दिस इज द सिंपल एपरेटस। ओके, अब क्योंकि जिसके वेपर बनेंगे आपको उस चीज को भी तो कलेक्ट करना है ना, तो अब हम क्या करते हैं कि इस कॉर्क में से, जो रबर का कॉर्क है, इसमें से एक ट्यूब को पास करते हैं। ओके, देयर इज अ ट्यूब जिसमें से फाइनली जिस लिक्विड के वेपर बनेंगे उसके वेपर जो है वो ट्रेवल करेंगे। ठीक है, ट्यूब लिया आपने यहाँ पे। ओके, और फिर यहाँ हमने कंडेंसर यूज कर रखा है। ठीक है, कंडेंसर क्या होता है बेटा, एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर एक छोटी ट्यूब होती है, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने दो जगह से ओपन छोड़ा है। ये वाटर के इन के लिए होता है, यहां से वाटर इन होगा और यहां से वाटर आउट होगा। ठीक है, फिर नीचे जाके इस ट्यूब के नीचे मैंने कोई बीकर समझ लीजिए या आप जो भी रखा है। ठीक है, यहाँ पे वॉल वगैरह लगाए जाते हैं, इसको प्रॉपरली जैसे सिक्योर किया जाता है। बीकर ना सही तो आप एक टाइट्रेशन फ्लास्क भी ले सकते हो, जो एक इस शेप का जो है वो फ्लास्क होता है। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, इस चीज को कैसे होल्ड करके रखना है। और ये बिकॉज थोड़ा भारी अपरेटस होता है तो ये ऐसे होल्ड नहीं हो पाएगा, तो आप चाहो ना तो नीचे से कोई सपोर्ट दे सकते हैं इसको, ताकि ये इस पोजीशन के अंदर मेंटेन रहे, क्योंकि बहुत भारी है तो नीचे आ सकता है, तो आपने किसी चीज से इसको सपोर्ट कर रखा है। ठीक है, अब देखो, अब इसको समझते हैं काम कैसे करता है। मैंने मिक्सचर में एसीटोन और वाटर लिया और उसको गर्म करना स्टार्ट किया। अगर एसीटोन के बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूं तो बेटा ये 56 डिग्री सेल्सियस है, जबकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो आप जानते हो दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब मान लो कि मैंने 25 डिग्री सेल्सियस से गर्म करना शुरू किया, मैं रूम टेम्परेचर से गर्म कर रही हूं अभी 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप हीट करोगे, टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपने थर्मोमीटर लगाया। शुरुआत में आप देखोगे विदाउट हीटिंग टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। फिर तुम गर्म करोगे तो ये 30, 35, 40, 45 इस तरह से बढ़ेगा, और एक टाइम वो आएगा, मान लो 20 मिनट हीट करने के बाद आपको लगा कि थर्मामीटर जो रीडिंग दिखा रहा है वो 56 डिग्री सेल्सियस है, और जब आपकी रीडिंग 56 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, इसका मतलब इस मिक्सचर में मौजूद जो एसीटोन है अब उसके वेपर बनने शुरू हो गए। ठीक है, तो अब एसीटोन के वेपर बनेंगे। ऊपर यहाँ पे जगह देखो, ये तो हमने कॉर्क से सब जगह बंद कर रखा है, इस ट्यूब के अंदर से जाने की जगह है, तो वेपर जो है वो यहाँ से ट्रेवल करेंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ, और फाइनली यहाँ जाएंगे। ये जो कंडेंसर लगाया जाता है ना, ये जो इसके बाहर बड़ी सी ट्यूब है, दिस इज नोन एज कंडेंसर। और कंडेंसर आपने देखा होगा फ्रिज के अंदर होता है, एसी के अंदर होता है, उसका काम होता है ठंडा करना किसी चीज को। ये कंडेंसर कैसे ठंडा करेगा, हम इस कंडेंसर के यहाँ से पानी डालते हैं और यहाँ से पानी निकालते हैं। एक बात बताओ, किसी ट्यूब में से गर्म भाप जा रही है और उस भाप के चारों तरफ आप ठंडा पानी दे रहे हो, तो भाप जल्दी से ठंडी हो जाएगी, और अगर भाप ठंडी हो जाएगी तो मतलब भाप तो गैसीय स्टेट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो कंडेंसर कुछ नहीं, इस एक ट्यूब के अंदर हम चारों तरफ से पानी देते रहते हैं, पानी को दे रहे और निकाल रहे, क्योंकि अगर तुमने पानी को वही इकट्ठा रखा तो भाप पानी को ही गर्म कर देगी, तो हमें लगातार पानी को सप्लाई करते रहना है इधर से बाहर, मतलब नया पानी डाल रहे बार 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 बार, ताकि भाप की गर्मी से वो पानी गर्म होकर बाहर निकलता रहे। ऊपर से हम ठंडा पानी डालते रहे, यहाँ से ठंडा पानी डालेंगे, वो गर्मी से गर्म होकर बाहर आ गया, फिर और डालते रहेंगे। इसका मेन काम होता है जो यहाँ से वेपर बाहर निकलेंगे उनको ठंडा करना, ताकि वेपर जब ठंडे हो जाए तो यहाँ पे तुम्हारे पास नीचे लिक्विड आए, तो यहाँ जो एसीटोन आएगा वो लिक्विड कंडीशन में आए, क्योंकि वेपर में कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जब 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो एसीटोन के वेपर बढ़ेंगे, वो कंडेंसर के थ्रू जाएंगे, कंडेंसर उनको ठंडा करेगा, और लिक्विड कंडीशन में यहाँ जो चीज निकल के आएगी वो सिर्फ एसीटोन होगा, इट इज प्योर एसीटोन। ओके, क्योंकि अभी वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट आया नहीं, दूसरा बहुत डिफरेंस है अभी बॉइलिंग पॉइंट आने में, कहाँ तो 56 और कहाँ 100, अभी तो जस्ट हाफ टेम्परेचर रेंज
अटेन हुई है जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है उससे, तो 56 डिग्री सेल्सियस में पानी के वेपर बनने का तो चांस नहीं है। ओके, अब आपको क्या लगेगा कि भाई चलो अभी 56 डिग्री सेल्सियस था, वेपर बनने शुरू हो गए, यहाँ पे लिक्विड आना शुरू हो गया, और आपको लगा कि 15 मिनट से टेम्परेचर जो है वो 56 डिग्री से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब तक ये पूरा का पूरा एसीटोन वेपर में कन्वर्ट हो नहीं जाता तब तक तो बेटा टेम्परेचर बढ़ने से रहा। और आपने नोट किया कि 10-15 मिनट बाद अब टेम्परेचर 56 से ऊपर बढ़ना शुरू हो रहा है, वो मरकरी ऊपर जा रही है, 57, 58, 59, 60 यूं बढ़ रहा है। इसका मतलब तुम्हारे मिक्सचर में जितना भी एसीटोन था वो सब डिस्टिल आउट हो चुका है, ठीक है, वो सब का सब यहाँ आ चुका है, और अब पीछे सिर्फ पानी बचता है। आप अपनी जो ये फायर है, जो आपका बर्नर है, उसको बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब जो नीचे बचेगा यहाँ पे वो सिर्फ पानी होगा, और आपके पास एसीटोन कहाँ है बेटा, यहाँ आ चुका है। ये जो प्योर एसीटोन निकल के आया इसको हम डिस्टिलेट बोलते हैं, दिस इज नोन एज डिस्टिलेट, मतलब जो डिस्टिल आउट होके, हीट करने के बाद डिस्टिल आउट होके जो लिक्विड इधर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट आता है, ठीक है। तो आपने सेपरेट कर लिया, चलो ये तो एक एग्जांपल हो गया। मान लो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा एग्जांपल हो जिसमें 3 चीजें डाल रखी हो आपने, ए प्लस बी प्लस सी, इसका 50 डिग्री हो, इसका मान लीजिए 80 डिग्री हो, और इसका 120 डिग्री टेम्परेचर, 2 का भी कर सकते हैं, 3 का भी, थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, जब हमने 25 डिग्री सेल्सियस से हीट करना शुरू किया तो जैसे रीडिंग थर्मामीटर की 50 डिग्री पे आएगी वो लिक्विड इसमें आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपने नोट किया कि 15 मिनट तक आपकी रीडिंग 50 डिग्री सेल्सियस ही रही, मतलब 15 मिनट तक वो डिस्टिल आउट हो रहा है। फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा आप इस बीकर को यहाँ से बाहर कर दीजिए, मतलब इस बीकर को हटा लो, एक दूसरा बीकर रख दो खाली, एकदम मतलब ड्राई हो, कुछ ना उसके आसपास, क्योंकि 50 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जितना वो ए लिक्विड आना था वो आ चुका, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, मतलब ए सारा निकल चुका है। अब आप इस बीकर को यहाँ से हटा के दूसरा खाली बीकर रख दीजिए। 5 या 10 मिनट बाद जब टेम्परेचर 50 से 80 डिग्री हो जाएगा तो फिर 80 डिग्री तक कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर, 80 के बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। अब 80 के ऊपर बी के वेपर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे बी जो है वो यहाँ आना शुरू हो जाएगा, आप कलेक्ट करते रहिए उसको। फिर आपको लगेगा कि अचानक बी के बाद टेम्परेचर 10-15 मिनट बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया, मतलब बी सारा बाहर निकल चुका, आप इस बीकर को हटा लीजिए, ए का बीकर आ गया, बी का बीकर आ गया, जो बचा हुआ ऑटोमेटिकली क्या है, सी है, सी है। तो एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा कंपोनेंट के लिए भी यूज कर सकते हो, एटलीस्ट 2 के लिए तो कर ही कर सकते हो, ठीक है। और मैंने क्यों बोला, ये मैं आपको सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ा रही हूँ, ठीक है, दिस इज सिंपल। मैंने बोला कि जो बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है ना बेटा, वो कम से कम 25 केल्विन या उससे ज्यादा का हो मिनिमम। सोच के देखो, अगर यही अंतर खाली 10 केल्विन का होता तो क्या होता, एक का 50 होता, मान लो एक का 60 हो, ठीक है, और मान लो इसका 60-80 हो, कुछ ऐसा अंतर हो, भाई कम है। तो जब तुम इसको बाहर निकालते, जितनी देर में तुम उसको बाहर वगैरह निकालते, अगर 2 लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर कम है तो ये गुंजाइश हो सकती है बेटा कि जब इसके वेपर बढ़े तो थोड़े बहुत वेपर इसके भी बढ़ जाए। देखो इसके और इसके बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ 8 डिग्री सेल्सियस का फर्क है, तो जब इसके वेपर बढ़ रहे होंगे तो थोड़े बहुत इसके भी जा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल डिस्टिलेशन तब यूज किया जाता है जब डिफरेंस थोड़ा सही हो, कि भाई गुंजाइश नहीं है, अभी तो दोनों के बीच में 30 डिग्री का फर्क है, अभी वो बॉयल हो ही नहीं सकता, तो आप सिंपल यूज कर लो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो लिक्विड्स हैं उनमें बॉइलिंग पॉइंट का अंतर काफी कम है, देन यू कैन यूज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब देखिए कि अदर देन दिस एग्जांपल, अगर आपके पास एसीटोन और वाटर के अलावा कुछ और एग्जांपल हो तो कौन कौन से हैं जिनको सिंपल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। इनमें ज्यादातर नाम ऐसे होंगे बेटा जो आपने सुने नहीं है, तो थोड़ा सब्र करिए, इनको आपको आगे पढ़ना है। अभी अगर मैं डिटेल बताने लगी तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, और एक्चुअली में पढ़ना तो है ही, अब नहीं तो 10th में आप इनको पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि हम किन कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट कैन बी यूज, नेक्स्ट इज ईथर एंड टॉलिन। तो ईथर और टॉल्विन कॉमन नाम है बेटा, ईथर एंड टॉलिन। टॉलिन तो मैं बता सकती हूं, पर ईथर तो एक क्लास है कंपाउंड की, ये टॉलिन का फॉर्मूला होता है। ईथर पूरी क्लास है, कोई एक कंपाउंड का नाम नहीं है, ये एक फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है। जैसे मैं आपसे ये कह दूं टूथपेस्ट,
तो टूथपेस्ट तो एक बहुत बड़ी क्लास होगी, आप उसमें पूछोगे मैडम कौन सा ब्रांड, तो सेम ईथर तो एक क्लास होती है। तो ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे इट मे बी लाइक 308 केल्विन, वेरी कर सकता है, कम ही होता है। और टॉलिन का होता है 384 केल्विन। मतलब देखो इनके अंदर डिफरेंस जो है वो लगभग आपका 70 केल्विन से ऊपर है, 75 से भी ऊपर है। तो इसका मतलब इनमें काफी ज्यादा डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, और आप आराम से इनको सेपरेट आउट कर सकते हो सिंपल डिस्टिलेशन से, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजीन एनिलीन। तो एनिलीन ये होता है, और बेंजीन ये होता है। ये जो हर कोने है ना, इन हर कोनों का मतलब कार्बन होता है, ये दिखाए नहीं जाते बेटा। पर इस कार्बन पे यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इस पे भी 2 हाइड्रोजन है। इधर भी हर जगह 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये बेंजीन है, इसमें भी हर कॉर्नर का मतलब एक कार्बन है, ये हेक्सागन है जिसके हर कॉर्नर पे कार्बन है और हर जगह 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट के में भी अंतर जो है आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। बेंजीन का 353 और उसका 475 है, इसका 475 केल्विन और इसका 353 केल्विन। तो देखो कितना ज्यादा अंतर है इनके में, तो आराम से आप इनको सिंपल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो। नेक्स्ट इज बेंजीन एंड टॉलिन। अब देखो, अब ये तो ये हो जाएगा बेंजीन और प्लस में एक टॉलिन। ठीक है, तो टॉलिन का कितना लिया था हमने 384 केल्विन और बेंजीन का कितना लिया था 353 केल्विन। इन दोनों का भी डिफरेंस लोगे तो मानना कि जितना अंतर इनके में और इनके में उतना नहीं है, पर 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस तो ज्यादा ही है ना, तो हमें तो उतना ही चाहिए, मिनिमम उतना चाहिए, उससे जितना भी ज्यादा अपने लिए अच्छा है। तो इन सबको आप सेपरेट कर सकते हो सिंपल डिस्टिलेशन से। ध्यान ये रखना, इन जोड़ों में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है पहले वो डिस्टिल आउट होगा, फिर ज्यादा वाला। जैसे मान लो बेंजीन में और इसमें आप चाहो तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके कंपैरिजन कर सकते हो। तो पहले ये डिस्टिल होगा फिर ये होगा, इन दोनों में पहले ये डिस्टिल होगा फिर ये होगा, इन दोनों में पहले ये डिस्टिल आउट होगा फिर ये होगा। तो इस तरह से हम 2 मिक्सिबल लिक्विड्स को आपस में सेपरेट कर सकते हैं सिर्फ उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को चेक करके। मान लीजिए किसी 2 लिक्विड है जो आपस में बहुत मिसिबल है और उनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर सिर्फ 1 केल्विन का है, या ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा कि 2 लिक्विड दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली सेम सा है, तब ये टेक्निक आपकी किसी काम की नहीं है, फिर हम कुछ और तरीका लगाएंगे, इस तरह से फिर आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो नेक्स्ट जो आपके पास टेक्निक है, इट टेक सम टाइम बेटा, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, तो उसको समझाना पड़ेगा, उसमें फिर वही डायग्राम और पूरी थ्योरी है, तो वो नहीं हो पाएगी फिलहाल। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिखने का काम कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट इट टेक्स टाइम टू एक्सप्लेन। समझाने में नया टॉपिक है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है, तो आपका काम थोड़ा ये राइटिंग का आप कर लीजिएगा, डायग्राम बहुत ही नीट और क्लियरली बनाइएगा। ओके, आज के लिए इतना ही बेटा।